हाँ बच्चों, चलो चलिए ध्यान दीजिएगा। हमने कल पूर्ण रूप से फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में चर्चा कर ली थी कि कैसे किसी भी फीमेल फ्लावर पार्ट के अंदर गैमेट का निर्माण होता है और मेल फ्लावर पार्ट के अंदर गैमेट का निर्माण होता है। अब हम क्या करते हैं कि गैमेट के निर्माण हो जाने के बाद, ठीक है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पुष्प में यदि परागकण का पूर्ण रूप से परिपक्वन हो गया है तो अभी परागकण क्या करेगा, निषेचनी क्रिया करेगा। ठीक है ना, किसके साथ में करेगा, वो एम्ब्रियो सेक के बारे में जो हमने कल बात की थी, तो उस एम्ब्रियो सेक में जो अंड कोशिका उपस्थित होती है, ठीक ना, उस अंड कोशिका के साथ में निषेचन की क्रिया करेगा। और साथ साथ में उसके अंदर हमने आप लोगों को बताया था पोलर न्यूक्लियाई के बारे में। हाँ, हमने एक क्वेश्चन भी पूछा था कल कि पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी लेवल क्या होती, तो बहुत सारे बच्चों ने उसका सही आंसर भी दिया कि पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी लेवल 2n होती है। बहुत अच्छा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि उस पोलर न्यूक्लियाई से सेकेंड मेल गैमेट जो होता है फर्टिलाइजेशन क्रिया करता है, ठीक ना, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं या त्रिक संलयन कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, जिसे हम भ्रूण पोष कहते हैं। कोष नहीं, ध्यान रखिएगा, भ्रूण पोष के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसे हम भ्रूण पोष कहते हैं। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, आज हम किसी भी पराग कोष में जो परागकण है वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका है, ठीक ना, अब वो गैमेटोफाइट की अवस्था में है, ठीक, या कुछ ऐसे भी पादप हमने बात किया था, कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें परागकण जो होता है वो अंकुरित हो चुका होता है, मतलब उसमें थोड़ा सा पोलन ट्यूब का निर्माण हो चुका होता है, वो 3 कोश की अवस्था उसमें हो जाती है। 3 कोश की कौन कौन सी होती है, 2 मेल गैमेट बन जाते हैं और एक उसमें क्या होता है, वेजेटेटिव सेल, जिसे हम कायिक कोशिका कहते हैं। ये 3 अवस्थाएं होती हैं जब, तो वो रिलीज होता है कितने परसेंट पादपों से, 40% पादपों से। हमने यहाँ तक बात की थी। बाकी जो 2 कोश की अवस्था में यदि परागकण है तो 60% पादपों से रिलीज होता है, ठीक है ना। रिलीज होने का मतलब ये है कि पराग कोश पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका है। अब वहां से वो स्फुटन की क्रिया कर रहा है। स्फुटन का मतलब ये होता है डेहिसेंस, डेहिसेंस इसकी इंग्लिश है, इसका मतलब होता है झड़ना, कि परागकण अब पराग कोश से झड़ रहे हैं और ये किसी माध्यम के द्वारा किसी भी वर्तिकाग्र पर जाएंगे। किसी का मतलब वो उसी प्रजाति का होना चाहिए, ठीक है ना, उसी फैमिली का पादप होना चाहिए, उसी फैमिली का वृक्ष होना चाहिए, तब माना जाता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि अब हमें वो प्रोसेस जो होता है किसी भी परिपक्व पराग कोश से परागकण, ठीक ना, निकल के किसी वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन का मतलब परागण कहते हैं, ठीक। तो परागण कितने प्रकार का होता है आज ये पढ़ना है हमको, ठीक। उसके साथ साथ में परागण किसे कहते हैं वो पढ़ना है। फिर परागण किनके द्वारा किया जाता है, ये सारी चीजें आज हमको कवर करनी है। तो आप लोग बोर्ड की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ध्यान देंगे। हमने क्या कहा कि हम अब परागकण को पूर्ण रूप से परागकोश के अंदर विकसित करवा लिया था। अब विकसित करवाने के बाद, ठीक है ना, उसको हम किसी भी परागकोश से जब लेके जाते हैं वर्तिकाग्र तक, या किसी माध्यम के द्वारा जाता है, या कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिसमें स्वयं पहुंच जाता है, क्योंकि वो बंद प्रकार के पुष्प होते हैं, ठीक है ना। हम उनके बारे में बात कर लें, जैसे आप लोग जानते भी होंगे जिसके ऊपर मेंडल जी एक्सपेरिमेंट किए थे, मटर का, ठीक है ना, तो वो बंद पुष्प होता है, उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन्हीं सभी के बारे में आज हमको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, लिखेंगे हम परागण, ठीक है ना। परागण, परागण क्या होता है, ठीक, परागण किसे कहते हैं। तो परागण की यदि हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी परिपक्व ध्यान दीजिएगा, किसी परिपक्व परागकोश से परागकण का
किसी माध्यम व स्वतः, ठीक ना, ब्रैकेट में लिखेंगे हम किसी माध्यम, माध्यम कॉमा स्वतः, ब्रैकेट बंद, ठीक ना, प्राकरण का उसी जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, हाँ तो बच्चों कृपया ध्यान दें, हमने क्या कहा, हमने कहा कि परागण किसे कहते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा मान लीजिए ये कोई एक परागकोश हो ऐसा, ठीक ना, ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है, ठीक, परागकोश कहलाता है, जिसे हम एंथर कहते हैं। ये क्या है, एंथर, इसे हम परागकोश कहते हैं, ठीक। अब हमने क्या कहा कि इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम जो पाई जा रही थी, ठीक ना, उसमें क्या ये परागकण थे, मान लीजिए ये परागकण है। अब हमने कहा कि कोई इसी जाति का, मतलब क्या कि इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक ना, पंपकिन, कद्दू, जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई ये फीमेल पार्ट है, कोई फीमेल पार्ट का मतलब कद्दू के ही पुष्प का, और ये कद्दू के पुष्प का परागकोश है, उस पे परागकण है, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि ये क्या है, फिगर थोड़ा अच्छा रहेगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना, ये क्या है, ये कार्पल है, जिसे आप लोग पिस्टिल कह रहे थे या फीमेल पार्ट कह रहे थे पुष्प का, ठीक है ना, इसे क्या कह रहे थे, पिस्टिल कह रहे थे। इसके ऊपर ये क्या है, स्टिग्मा है, हमने कहा था स्टिग्मा कैसा होता है, चिपचिपा होता है। अब ये जो परागकण होते हैं वो किसी माध्यम के द्वारा, माध्यम क्या हो सकते हैं, जीवी अजीवीय दो हो सकते हैं, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, यदि कोई एक ऐसा पुष्प हो जिसमें दोनों ऑर्गन पाए जाते हो, ठीक है ना, जब दोनों मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन पाए जाते हो तब उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और वो बंद प्रकार का होना चाहिए, जैसे मटर, उसमें तब ये परागकण स्वयं इस पे जाके चिपक जाता है, क्यों, क्योंकि वो बंद प्रकार का होता है तो उसमें माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है, तब ये इस पे जाके चिपकेगा। तो ये परागकण यहाँ से गया और इस स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपका है, इसी के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। बातें समझ में आई, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो हमने क्या कहा कि किसी भी परिपक्व परागकोश से परागकण का किसी माध्यम या स्वतः क्यों कहा हमने, क्योंकि यदि मान लीजिए ऐसा पुष्प है जो बंद प्रकार का हो, ठीक ना, क्लोज्ड हो, उसके जो दल हैं वो पूर्ण रूप से कैसे हैं, उसको बंद किए हुए हैं, उसके जो जननांग हैं, ठीक ना, वो एक्सपोज नहीं है, एक्सपोज का मतलब वो खुले हुए वातावरण में नहीं है, ठीक है ना, तो वो बंद प्रकार के हैं, ऐसे हैं। तो क्या हो रहा है, तो उसमें फिर स्वतः होगा, ठीक। हमने कहा उसी जाति के वर्तिकाग्र, मतलब अगर ये जिस जाति का उसी जाति का होना चाहिए, मान लीजिए पंपकिन है तो ये भी पंपकिन होना चाहिए, अगर ये तुअर है तो ये भी तुअर होना चाहिए, पी है तो ये भी पी होना चाहिए, ठीक है ना, उसी जाति का, ये मस्टर्ड है तो ये भी मस्टर्ड होना चाहिए। हमने बात की कि उसी जाति का, ठीक है ना, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई, ये परागण की डिफिनेशन हो गई। अब हम बात कर लें कि परागण कितने प्रकार का होता है, तो परागण दो प्रकार का होता है, ठीक है ना, कौन कौन सा होता है, तो ध्यान दीजिएगा। एक हम ये भी कह सकते हैं कि परागण, हमने कहा यदि पुष्प बंद प्रकार का होगा तो उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, यदि माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, अभी हम इसको साफ कर देंगे। इसमें यदि ये दो प्रकार का है तो कौन कौन सा होगा, एक आपका होगा स्वपरागण, ठीक ना, एक क्या होगा, स्वपरागण होगा, एक क्या होगा,
पर परागण होगा, पर परागण होगा। ध्यान दीजिएगा किसके बारे में हमने बात की, स्वपरागण और परपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, अब उसके डिफिनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्या हमने कहा कि परागण किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। परागण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का मुख्य रूप से होता है। कौन कौन सा होता है, आपका पहला हो गया स्वपरागण, दूसरा हो गया परपरागण, ठीक है ना। यदि हम अब इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको भी हमें 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, ठीक है ना, ऑटोगैमी, ठीक ना, और कौन सा होगा, जिटनोगैमी, 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 ठीक है ना। उच्चारण ध्यान दीजिएगा, ये हम दोनों का उच्चारण, ये इंग्लिश से शब्द, इसको भी नोट रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम परपरागण को कहते हैं तो परपरागण को भी हम 2 भागों में आराम से बांट सकते हैं। कौन कौन सा बांट सकते हैं, एक आपका हो सकता है जीवीय परागण। जीवीय परागण का मतलब ये हुआ जो जीवों के द्वारा परागण की क्रिया की जा रही हो। एक होता है आजीवीय परागण। आजीवीय का मतलब क्या होता है कि जो जीवों के द्वारा परागण क्रिया ना की जाती हो। जैसे अब जीवीय परागण की क्रिया में कौन कौन से आ सकते हैं, कीट आ सकता है, ठीक ना, और आप जानते होंगे इसमें मधुमक्खी भी आती है। आप पे साल्विया के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। साल्विया में परागण की क्रिया किसके द्वारा किया जाता है, मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो मधुमक्खी हो सकती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, इसमें घोंघा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, घोंघा भी हो सकता है। और अगर हम बात करें चमगादड़ भी हो सकता है, चमगादड़ भी हो सकता है, ठीक ना। और अगर हम कुछ बात कर लें तो सर्प भी हो सकता है। और अगर हम कुछ बातें कर लें तो चींटी भी हो सकती है, ठीक ना। कीट लिखा था हमने, चींटी नहीं लिखा था, ठीक ना। चींटी भी हो सकती है। तो ये हो सकते हैं, मतलब है जिनमें परागण की क्रिया जीवों के द्वारा की जाती हो उससे हम क्या कहेंगे, जीवीय परागण कहेंगे। आजीवीय के अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं, जिनमें परागण की क्रिया जीवों के द्वारा ना की जाती हो। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक वायु हो गया, भैया वायु जीवित नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, जल हो सकता है, जल जीवित नहीं है। ये 2 हो गए आजीवीय परागण। बातें समझ में आ रही हैं। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, इसके बारे में हम बहुत विशेष नहीं पढ़ेंगे। किसके बारे में, स्वपरागण के बारे में। इसमें बहुत आपको विशेष नहीं आता, आपको ऑटोगैमी और जिटनोगैमी ये 2 चीजें पूछेगा। ऑटोगैमी का मतलब ये होता है कि ऐसे पुष्प, ध्यान दीजिएगा, ऐसे पुष्प जो बंद प्रकार के हों, ठीक है ना। ऐसे पुष्प जो बंद प्रकार के हों, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। बंद प्रकार का है तो उसमें दोनों ऑर्गन पाया जाएगा। कौन कौन सा ऑर्गन पाया जाएगा, उसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन पाया जा रहा है। और मेल पार्ट पर जो परागकण है, पोलन ग्रेन है, वो अर्तिकाग्र पर जाके चिपक जा रहा है। जब वो अर्तिकाग्र पर जाके चिपक जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, उसमें परागण की क्रिया हो जा रही है। तो उसे हम क्या कह दे रहे हैं, उसे हम ऑटोगैमी कह दे रहे हैं। इसका आप सबसे बेस्ट एग्जांपल मटर जानते होंगे। ये मटर में हो सकता है, कैसे, क्योंकि मटर का एक ऐसा पुष्प है जिसमें दोनों पाए जाते हैं। बात समझ में आई। दोनों का मतलब ये कि इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उसके बारे में हमने बात की। तो हाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम इन दोनों की डिफिनेशन लिख रहे हैं। स्वपरागण और परपरागण किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं, डिफिनेशन लिख दें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी डिफिनेशन हमने लिखा था, इसको हम अब यहीं पे, ठीक है ना, टॉपिक के रूप में या हेडिंग के रूप में छोड़ देते हैं। ठीक, अब इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, बाकी आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब थोड़ा सा हम आगे चलें। देख लीजिए,
चलिए ध्यान दीजिए, अब स्वपरागण किसे कहते हैं, ठीक उसके बारे में थोड़ा सा नोट रखिएगा। परागण से क्वेश्चन बोर्ड में हर बार आया है, ठीक है ना। आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। टिप्पणी लिखने के लिए किस पे आता है कि आप वायु परागण पर टिप्पणी लिखिए कि वायु परागण किनमें पाया जाता है उसके बारे में पूछता है, या स्वपरागण पर टिप्पणी लिखिए उसके बारे में पूछता है। तो हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम स्वपरागण किसे कहते हैं उसकी डिफिनेशन लिखते हैं कि जब किसी पुष्प में मेल व फीमेल, पुष्प में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। मतलब इसको हम कह सकते हैं नर जननांग, ठीक है ना। अब उसके बारे में फिर हम कहें कि जब किसी पुष्प में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट व फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों उपस्थित हों, दोनों पाए जाते हों और वे आपस में परागण की क्रिया कर लेते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। बातें समझ में आई। हमने क्या कहा, हम फिगर से भी समझा रहे हैं, डिफिनेशन भी लिखे हैं। मान लीजिए कोई एक पुष्प है, ये क्या है, पुष्प का थैलवस है, रिसेप्टर है, ठीक है ना। इस पे हमने क्या कहा कि मान लीजिए इस पे क्या पाया गया, ये इस पुष्प पे ठीक ना फीमेल पार्ट पाया गया। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये इस पुष्प पे फीमेल पार्ट पाया गया, इसी में क्या पाया गया, ये मेल पार्ट पाया गया, इसी में ये मेल पार्ट पाया गया। हमने कहा इसके जो परागकण है ये परिपक्व होकर, ठीक ना, और ये पुष्प कैसा है, पूर्ण रूप से बंद प्रकार का, मतलब ये क्या है, ये दल है, इस पुष्प के ये दल हैं, और अगर ये बहुत सारे हैं इसको बंद करके रख रहे हैं तो इसे हम दलपुंज कहते हैं, ठीक है ना। अब ये दलपुंज है, हमने कहा इसके परागकण इसके ऊपर जाके चिपक जाए, मतलब परागकोश से परिपक्व होके परागकण वर्तिकाग्र पर जाके चिपक जाए और बिना किसी बाह्य माध्यम का इन्होंने उपयोग नहीं किया, ठीक है ना। जब ये चिपक जा रहे हैं तो ये परागण की क्रिया संपन्न हो गई, मतलब पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न हो गई, इसी को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। बातें समझ में आई। हमने कहा कि कोई एक ऐसा पुष्प हो जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाया जाता हो और वो आपस में पॉलिनेशन की क्रिया कर ले बिना किसी बाह्य माध्यम का उपयोग किए हुए, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे, ठीक है ना। स्वपरागण में स्वपरागण किन में होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल तो आपको मटर को याद रखना है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि मटर के बारे में तो बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 में मेंडल के द्वारा दिया गया जो नियम था, ठीक ना, उसमें पढ़ना है। मटर हो गया। दूसरा तुअर की हिंदी होती अरहर, ठीक ना, दूसरा अरहर। फिर उसके बाद हम कुछ और भी लिख सकते हैं,
संभवतः हो सकता है, ठीक ना, सरसों में, संभवतः सरसों में हो सकता है। लेकिन इसको ये भी याद रखना कि सरसों का जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है वो वायु में एक्सपोज रहता है, मतलब वो खुला हुआ रहता है, तो इसमें चांस भी है सेल्फ पॉलिनेशन का और क्रॉस पॉलिनेशन का, ठीक ना। तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में कर दिए हैं, इसको भी याद रखना। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद हमने क्या कहा कि हमने इस साइड लिखा था स्वपरागण, तो इस साइड क्या लिखा था, परपरागण। अब हम परपरागण की डिफिनेशन लिख लें। उसके बाद हम फिर किसके बारे में चर्चा करेंगे, हम ऑटोगैमी और क्लिस्टोगैमी और जिप्नोगैमी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना, इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम हेडिंग डालेंगे, ठीक ना, परपरागण, परपरागण। बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल आसान है, कॉन्सेंट्रेट करिए सिर्फ बस। परपरागण किसे कहते हैं? परपरागण क्या होता है कि जब किसी पुष्प में मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जब किसी पुष्प में मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक पाया जाता हो, कोई एक पाया जाता हो, तो उसी जाति के दूसरे परागकोश से या फिर उसी जाति के दूसरे वर्तिकाग्र पर परागकण जाएगा, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। देखिए हमने लिखा क्या, जब किसी पुष्प में मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों में से कोई एक पाया जाता हो, मतलब क्या कि पुष्प में चाहे सिर्फ मेल पाया जाता हो या फीमेल पाया जाता हो, दोनों में से कोई एक पाया जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, दोनों में से एक पाया जाता हो तो वहां पर सिर्फ एक चांस बचता, ध्यान रखिएगा, वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। बातें समझ में आई? जिसे हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं, ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। एक चीज और है, कुछ शर्तें हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, ठीक है ना, या फिर उसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है, हम एग्जाम्पल पहले दे दें फिर उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। एक हो गया आपका कद्दू हो गया, ठीक है ना, दूसरा आपका लौकी हो गया। मैं एकदम ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो आपको, ठीक ना, मिल जाए आसानी से और आप उसके बारे में चेक भी कर सकें, हाँ सही है कि गलत है, इसको ध्यान रखिएगा। बुक वाला तो सबका सब जानते हैं, लेकिन आपको कुछ व्यवहारिक जानना अनिवार्य है, ताकि आप उसके ऊपर कुछ अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें कि पॉलिनेशन के बारे में एक्सपेरिमेंट हम कर लें, हाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है और कैसे हो सकता है, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। बातें समझ में आई? मैं और उसको पहचानने के लिए बेहतर तरीका बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए किसी भी कद्दू का पुष्प है, ठीक है ना, तो कद्दू के पुष्प में आप लोग पहले ऐसे नीचे, ठीक ना, यदि एक छोटा सा कद्दू का फल पहले में से दिखाई दे जाए और ये कद्दू का पुष्प है, ठीक है ना, ऐसे ये, ठीक है ना, कद्दू का पुष्प हो गया। हमने कहा ये कद्दू का फल यदि यहाँ पे पहले से ही दिखाई दे जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, ये एक ऐसा पुष्प है जो फीमेल है। कौन सा है? ये फीमेल पार्ट है पुष्प का, ठीक है ना। ये एक चीज और भी नोट रखना, कद्दू में एक पुष्प में सिर्फ एक ही पार्ट पाया जाएगा, या तो वो मेल पाया जाएगा या तो वो फीमेल पाया जाएगा। कभी भी एक पुष्प में दोनों ऑर्गन एक साथ नहीं पाए जाएंगे, इसको नोट रखना, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या कह रहे हैं कि आप देखेंगे कुछ ऐसे पुष्प होते हैं,
ठीक है ना। कुछ ऐसे पुष्प रहेंगे जिसमें यहाँ पे कुछ अलग से संरचना नहीं बनी रहेगी, ठीक है ना, ये डायरेक्ट ये टहनी रहेगी, जिसे आप डंठल कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये पुष्प है, इसमें क्या हो गया, ये जो आया है ये एंथर है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ पहले से कद्दू की छोटा सा कद्दू का फल नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ पुष्प ही दिखाई दे रहा है, तो ये मेल पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, मेल पार्ट। मेल पार्ट कौन सा, ये फीमेल पार्ट ये है। बातें समझ में आई, ठीक। हमने क्या कहा, इसीलिए तो हमने कहा कि क्रॉस पॉलिनेशन कब संभव है, क्रॉस पॉलिनेशन तब संभव है जब, ठीक है ना, एक पुष्प में एक ऑर्गन पाया जाता हो, ठीक है ना, मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक। अभी भी कुछ शर्तें हैं, इसको भी नोट रखिएगा, ये एक शर्त नहीं है, अभी और भी शर्तें हैं। कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा समकाल पक्वता, भिन्न काल पक्वता। समकाल और भिन्न काल पक्वता क्या होता है, स्वपरागण के लिए समकाल पक्वता अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। समकाल पक्वता का मतलब क्या, कि मान लीजिए हमने क्या कहा, कोई एक पुष्प हो, जैसे हम मटर के बारे में बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमें मटर के बारे में बात कर लें, अगर मटर के बारे में बात करें तो मटर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाया जाता है। यदि दोनों पार्ट एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, भिन्न काल पक्वता हो जाएगा। और जब भिन्न काल पक्वता होगा, मान लीजिए मेल वाला पहले परिपक्व हो गया, फीमेल वाला बाद में, तो मेल पहले परागकण को रिलीज कर देगा, जब परागकण को रिलीज कर देगा, अभी तक फीमेल पार्ट परिपक्व ही नहीं हुआ है, तो परागकण क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब वो जब नष्ट हो चुका, तब जाके फीमेल पार्ट परिपक्व हुआ, तब फीमेल पार्ट परिपक्व हो गया, तो इसमें क्या हुआ, ये सेल्फ पॉलिनेशन तब नहीं हो सकती है। तो हमने कहा कि स्वपरागण तब होगा जब एक पुष्प में दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं और दोनों, ठीक है ना, समकाल पक्वता को फॉलो करते हो, मतलब दोनों एक समय पर परिपक्व होते हो और एक दूसरे को पॉलिनेशन की क्रिया कर रहे हो। एक दूसरे का मतलब क्या, मेल पार्ट फीमेल पार्ट को पॉलिनेट कर रहा है। बातें समझ में आ रही हैं। और उसी के साथ साथ में स्वपरागण के साथ साथ में ये भी होना अनिवार्य है कि जो वर्तिकाग्र है और स्टेमन, ठीक है ना, कार्पल और स्टेमन की लंबाई लगभग सेम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा अंतर हो गया लंबाई में, मान लीजिए स्टेमन बहुत लंबा हो गया, मैं एग्जांपल फिगर बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ, ये आपको समझ में आया होगा, कद्दू वाला समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, फिर उसका मैं फिगर समझा रहा हूँ। हमने क्या कहा, मान लीजिए ये क्या है, ये थैलमस है किसी पुष्प का, यहाँ पे क्या हो गया, ये फीमेल पार्ट है, हमने कहा ये मेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, ठीक है ना। अब सोचिए आप, परागकण को यहां से यहां जाना है, कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो हमने कहा ये मान लीजिए अगर समकाल पक्वता भी हो रही है ना, तो भी दिक्कत है इसमें, सेल्फ पॉलिनेशन में तो भी दिक्कत है। समकाल पक्वता होने के बाद, समकाल पक्वता मतलब दोनों एक साथ परिपक्व हो रहे हैं, तो भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि यदि ये मान लीजिए कोई एक वर्तिकाग्र है, ठीक है ना, अब इसमें अगर इसकी लंबाई लगभग सेम रहे, ठीक, तो ये परागकण यहाँ पे आसानी से पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। जब ये परागकण आसानी से पहुंच जाएंगे तो ये पॉलिनेशन क्रिया हो जाएगी, तो ये किस में होगी, ठीक ना, स्वपरागण में होगी। तो वो स्वपरागण के कुछ लक्षण भी हम लक्षण इस समय लिख दे रहे हैं, स्वपरागण पुष्प के क्या लक्षण है उसको भी लिख दे रहे हैं। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं उसका लक्षण लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, एकदम सारी चीजें क्लियर होती चलें। सब मेरे ख्याल से हो गया होगा, मैं इसको साफ कर रहा हूं। चलिए आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा फिर, तो स्वपरागित पुष्प के लक्षण क्या होते हैं, उनके लक्षण, ठीक है ना, और कब स्वपरागित पुष्प है या फिर कब पुष्प में स्वपरागण क्रिया संभव हो सकती है, ठीक है। स्वपरागित पुष्प के लक्षण, चलिए आपके लिए एक अच्छी टॉपिक अलग से लिख दे रहे हैं। पहला लक्षण इसमें क्या होगा, मैं 3 लिख रहा हूं, बाकी आप लोग स्वयं सोच के लिखेंगे,
ठीक ना। पहला लक्षण ये होगा कि एक पुष्प में दोनों ऑर्गन पाए जाएंगे और वो बंद प्रकार का होगा, ठीक है ना। एक पुष्प में मेल फीमेल दोनों पार्ट पाए जाएंगे, मेल व फीमेल दोनों ऑर्गन नहीं, जननांग हम कह रहे हैं, ठीक ना, जननांग, दोनों जननांग पाए जाते हैं। पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण क्या, ये पुष्प बंद प्रकार के होते हैं, ये पुष्प बंद प्रकार के होते हैं। फिर तीसरा लक्षण, इन पुष्पों में समकाल पक्वता पाई जाती है। बात समझ में आ रही है? समकाल पक्वता का मतलब हमने क्या कहा कि अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये होना अनिवार्य है, समकाल पक्वता का होना। हमने क्या कहा कि एक पुष्प में दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्ट का पाया जाना अनिवार्य है। साथ साथ में, ठीक है ना, ये पुष्प बंद प्रकार के होने चाहिए, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। उसके साथ साथ में इन पुष्पों में समकाल पक्वता पाई जाती है। मतलब क्या कि उसके मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ परिपक्व होंगे। और उसके साथ साथ चौथा एक टू, चलो अलग से लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, इनके जननांग के बीच में, ठीक है ना, मैं लंबाई के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इनके जननांग की ऊंचाई में ज्यादा अंतर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा। सॉरी अंतर नहीं होता, बस इतना बहुत है। उसके साथ साथ में, ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। मैं उसके आगे और बता दे रहा हूं जल्दी में। इसमें क्या होगा कि पांचवा में आप ये लिख सकते हैं कि इसमें नेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्टर का मतलब पुष्प रस का मतलब जिसे आप फ्लावर जूस कहते हैं, ठीक है ना। इसमें नेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। और उसके साथ साथ में ये भी इसमें लिख देंगे कि इनमें सुगंध के लिए एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती है, ठीक है ना, मतलब इसमें महक भी नहीं होती है इन पुष्पों में, ठीक। तो ये भी आप लिख देंगे। ये किसके बारे में बात हो रही है, स्वपरागित पुष्प। लेकिन इनके कुछ लक्षण जो है ना, वो आपके परपरागित पुष्प से मैच कर जाएंगे। जैसे हम अभी बात करेंगे वायुपरागित पुष्प में, परपरागित में वायुपरागित में, ठीक ना। मैं एक लक्षण मैच करवाऊंगा इसका। कौन सा लक्षण मैच करवाऊंगा? उसमें वायुपरागित पुष्प में देखिए सुगंध की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि परागकण जो वायु के माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, तो वहां पे कीटों को आकर्षित करने की जरूरत है नहीं, इसलिए वहां पे सुगंध की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए कीटों की आवश्यकता है नहीं और कीटों को आकर्षित करने की जरूरत है नहीं, इसलिए इसमें भी सुगंध की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी कंडीशन ये कि वायुपरागित पुष्प में भी, ठीक ना, नेक्टर नहीं पाया जाते, मतलब रस नहीं पाया जाता, पुष्प रस नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि उनको नहीं ये करना कि कोई कीट आवे वहां पे, ठीक ना, और पुष्प पे बैठे उसका रस चूसे, जिसकी वजह से परागकण उसके शरीर पे चिपक जाए और दूसरी जगह लेके जाए। ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे ये हो रहा है कि वायु के द्वारा परागकण है दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो स्थानांतरित करने नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी सेम कंडीशन वही हो रही है, किसमें भी पुष्परस नहीं पाए जाएंगे। बातें कंफर्म हुई? तो ये कुछ कारण आपको लिखना है, ठीक, जो आपको याद रखना है, ठीक है। यहां तक हो गया हो तो आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।
ठीक, आप लोग पढ़ते रहिए।